हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.15। अब ज़रा इसको गौर से देख लीजिएगा कि ये हमारे पास कौन सा एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना। तो कई टाइप्स होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, मैंने आपको ईडीसी 2 में स्टडी करवाया हुआ है। अब ज़रा पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एम्पलीफायर। आपको मैंने बताया था जब इसके नेगेटिव पोल पे दी गई हो अपनी क्या नाम है इनपुट, तो आपने समझ लेना है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जब इसके पॉजिटिव पोल पे इनपुट दी गई हो तो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास कौन सी एम्पलीफायर है, ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग है। अब यहाँ पे देखो इसके पॉजिटिव पोल पे इनपुट दी जा रही है जंपर की मदद से, तो ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इसकी देखें उसको क्या कहता है, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि इसकी ये आपने फाइंड ट्रांसफर फंक्शन करना है। अब ये बच्चों वोल्टेज गेन है, क्योंकि देखो आउटपुट और इनपुट ये वोल्टेज गेन होती है। तो वोल्टेज गेन हम पहले भी निकालते रहे हैं, ए वी जिसे हम मेंशन करते थे, वी नॉट ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस है। और आपको मैंने ये फार्मूला बताया हुआ है, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस जी2 ओवर जी1, ये इसका फार्मूला होता है हमारे पास। तो अब आपने इसको बच्चों करना है सिंप्लीफाई। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए Z2 की क्या वैल्यू है, Z1 की क्या वैल्यू है, आपके सामने ही है, सब कुछ शेयर करने की कोई बात नहीं है। पहले तो सिंपल सी बात है, आपको जो सर्किट गिवन है वो है टाइम डोमेन में, जबकि आउट यानी कि आपसे रिजल्ट मांग रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाई करवाना पड़ेगा। तो उस काम के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले सिंपल सी बात आप करना क्या है, आपने बस इतना करना है कि हर एक चीज़ की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैल्यू लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कैपेसिटेंस को बच्चों इंपीडेंस की फॉर्म में शो करवाते हैं, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को। तो देखो ये मैं बनाने लगा यहाँ पे, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, हमारे जी पॉजिटिव पोल पे इनपुट दी जा रही है। और बच्चों अब ये जो इनपुट है ना, ये हो जाएगी वी आई ऑफ एस, क्योंकि ये चला गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनकी ये जो R1 है, R1 बच्चों देखो ये इम्पीडेंस R1 इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस में भी एज इट एज रहती है, जबकि कैपेसिटेंस जो है वो हो जाती है 1 ओवर एस सी, उसका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखो ये एक जनरल फॉर्म दी गई है, तो 1 ओवर एस सी होती है इम्पीडेंस एक कैपेसिटेंस की, तो ये हो जाएगा 1 ओवर एस सी 1, ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे। तो नीचे से ये ग्राउंड है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये वायर ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ से उन्होंने टच करवाया हुआ है। ये बच्चों वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं, डेट्स वाई यहाँ पे V1T मेंशन था, जिसको हम V1S अब लिख देंगे, ठीक है। और मज़ीद आगे बढ़े तो देखो ऊपर था एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, जो कैपेसिटर है उसकी हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस 1 ओवर एस सी, यानी कि ये हो जाएगा 1 ओवर एस सी 2। ये वी नॉट ऑफ एस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एज इट एज रहेगी इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ Z2 क्या है और Z1 क्या है। बच्चों Z1 वो आपको रेजिस्टेंस होगी आपकी, यानी कि वो इम्पीडेंस होगी, वो वैल्यू होगी Z1 जो आपको इनपुट साइड पे मिल रही होगी। अब देखो इनपुट साइड पे यहाँ पे ये सिर्फ दो लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। जो इनपुट साइड पे लगे होते हैं वही हमारा Z1 होता है। ये इनपुट साइड पे लगे हैं तो ये हमारा Z1 है। मैं आपको इजी सा एक वे बताता हूँ इनकी पहचान, ये Z1 है। आप Z1 कभी ना पहले Z1 ना निकालो, पहले Z2 मतलब कि Z2 की पहचान कर लो, Z1 ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। जो बच्चों जो वायर आउटपुट और इनपुट के दरमियान कॉमन हो रही है ना, उसकी जो इम्पीडेंस है ना वो हमेशा Z2 होगी। देखो ये जो वायर है ये आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के दरमियान एक कॉमन वायर है, ये जो वायर आ रही है, तो इसके अंदर जितनी भी इम्पीडेंस है वो सारी की सारी Z2 है। तो देखो ये Z2 आपकी पहचान हो गई, ये Z2 है सारी। देखो ये जो कनेक्शन लगे हुए हैं, ओके हो गया। अब Z1 और Z2 कैलकुलेट कर लो, ये आपका Z2 है, ये Z1 है। Z1 पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये सीरीज में है। जब दो रेजिस्टेंसेज या इंपीडेंसेज कुछ भी कह लो, जिनके अगर उनके दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो क्या होते हैं, आपस में सीरीज में होते हैं। जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो, अपर और लोअर टर्मिनल, तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में वैल्यूज जमा हो जाती होती हैं, तो ये दोनों जमा हो जाएंगी, R1 प्लस 1 ओवर SC1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इनको जमा करके देख लो, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, ये भी बेटर ही है। अब Z2 चले निकालते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ दिया मैंने। Z2 इन दोनों का देखो बच्चों, Z2 की ये वायर है R2 और ये
कैपेसिटर, ये आपस में क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। उसकी वजह देखो, एक टर्मिनल इन दोनों के दरमियान वायर का यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल इस साइड से कॉमन हो रहा है। तो जब दो रेजिस्टेंसेज या इंपीडेंसेज आपस में पैरेलल में हो तो उनका पैरेलल कैसे बच्चों लेते हैं? पैरेलल लेने का सिंपल सा तरीका है कि ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाती होती है, नीचे सम हो जाता होता है। यानी कैसे हो जाएगा, R2 मल्टीप्लाई बाय 1/SC2 और बटे में R2 प्लस 1/SC2 विच इज़ इक्वल टू, अब देखो बच्चों ऊपर तो आ गया मेरे पास R2/SC2, बटे में जब मैंने LCM लिया ऐसे SC2, तो यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं था, तो ये पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, यानी आ गया SR2C2 और इसके बटे में सब कुछ था तो +1 एज इट एज आ गया। अब बटे का बटा आप जानते हैं कैंसिल हो जाता होता है, तो ये आपके पास टर्म बन गई Z2 इज इक्वल टू R2/SR2C2 +1, ये आपके पास टर्म आ गई। अब आप सिंपल क्या करो जी, उसको उस फार्मूले में पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा V0/S/VI/S विच इज़ इक्वल टू 1 + Z2। देखो बच्चों पहले Z2 पुट करते हैं, तो आपके सामने Z2 क्या है जी। तो अब यहाँ पे बस बच्चों आप वैल्यूज़ पुट कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जनरल फॉर्म ही है इन सब की। देखें ये R2 यानी Z2 की इक्वेशन में R2C2 है और Z1 की इक्वेशन में R1C1 है, यानी कि कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है S। तो S से ज़्यादा इस इक्वेशन को क्या ही फ़र्क पड़ जाना, तो उससे अच्छा आप बस इनकी वैल्यूज़ पुट करके एज इट एज छोड़ दो, क्योंकि आपने जितना सॉल्व करना था कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में काम ही आते हैं, आपको इनकी वैल्यूज़ मिलती हैं। जब वैल्यूज़ मिलती हैं फिर इनको हल किया जाता है ज़्यादा तौर पे। तो आप इनको एज इट एज यहाँ पे ऐसे पुट कर दो। देखो Z1 की वैल्यू है R1 + 1/SC1। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।